हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। आज हम करने वाले हैं पीबी शैले द्वारा लिखी गई ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है, हम इस ओड को करने वाले हैं जो कि पीबी शैले द्वारा लिखी गई थी। ये एक लेट रोमांटिक पोइट थे। जब वो इस ओड को लिख रहे थे तो उस दौरान ऑटम सीजन चल रहा था, पतझड़ का समय चल रहा था 1819 में। और जब उन्होंने इसे पब्लिश किया तब ये 1820 में पब्लिश्ड हुई थी, स्प्रिंग सीजन ऑफ 1820। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, ये एक टर्जा रिमा में लिखा गया एक्शन है। 5 एक्शन सेक्शन इसमें है टर्जा रिमा में जो लिखे गए हैं। इसमें जो वेस्ट विंड है उसके अपीयरेंस को, उसके एक्शन को और उसके मैसेज को दिखाया गया है। इसमें वेस्ट विंड को वाइल्ड और टेम्पचुअस कहा गया है। वो कहते हैं कि जो वेस्ट विंड होती है उसका जो एक्शन होता है वो अपने आप में एक प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर दोनों की तरह होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं ये प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर क्यों कहा गया है। देखिए, जब वेस्ट विंड आती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है। जो पुरानी पत्तियां होती हैं उन्हें गिरा देती है, जो डेड लीव्स होती है उनको गिरा देती है। और साथ ही साथ तो इस तरह से जब गिरा देगी तो क्या कहा गया, ऐसा डिस्ट्रॉय कहा गया, यानी उन पत्तियों को उसने बर्बाद कर दिया। लेकिन साथ ही साथ क्या करती है, जो उसके बीज होते हैं ये उन्हें धरती के नीचे दबा देती है। और उसके बाद में क्या होगा, जब स्प्रिंग सीजन आएगी, बरसात होगी, तो वो जो बीज होते हैं वो पनप जाते हैं, वो फिर से उभर आते हैं, वो एक पेड़ का रूप धारण कर देते हैं। तो इस तरह से क्या कहा है, प्रिजर्वर भी क्या कहा है कि नए बीजों का वो रक्षण करती है। और साथ ही साथ वो किसकी भक्षक है, जो ये पत्तियाँ होगी, जो पेड़ होगी, इनकी वो हरियाली छीन लेती है। तो रक्षक और भक्षक कहा गया है। और साथ ही साथ एक इसमें मैसेज भी है। उन्होंने वेस्ट विंड को डेस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर इस तरह कहा गया कि डेस्ट्रॉय यानी समाज में अगर देखा जाए तो ये वेस्ट विंड क्या करेगी, जो ओल्ड कस्टम है, ओल्ड ऑर्डर है, उसको क्या करेगी, डेस्ट्रॉय कर देगी। और प्रिजर्व करेगी, नए व्यूज़ को लाएगी, नए आइडियाज़, नए ऑर्डर को लेकर आएगी। तो इस तरह से क्या है, ये समाज में भी इन्होंने एक तरह से अप्लाई करने के लिए कहा है। ये बिलीव करते थे गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड में। कहते थे कि इस संसार में एक समय ऐसा आएगा जब इसकी बुराइयां ख़त्म हो जाएगी और जो लास्ट में रूल करेंगे वो ब्यूटी और लव होंगे, जो पूरे यूनिवर्स पर राज करेंगे। ये इन्होंने कहा था। इन्होंने ये मैसेज दिया था कि जैसे ही इसमें एक बहुत फेमस लाइन है इनकी, ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बिफोर बिहाइंड, कि यदि बरसात आती है तो ऐसा तो नहीं कि वसंत ऋतु ज़्यादा दूर रह जाएगी। यानी बरसात जब विंटर आएगी तो क्या होगा कि उससे थोड़ा ही समय रह जाएगा वसंत आने में। पतझड़ जब आएगा तो उसके बाद क्या है, उसके बाद वसंत आता है। ये एक मैसेज है, मैसेज ऑफ होप है, जो शैले ने इसमें इस्तेमाल किया है। ये जो इनकी ओड है ये ऑब्जर्वेशन करती है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करती है नेचर का और इसके ऑब्जेक्ट का। इसकी जो इमेजरी है वो साइंटिफिक, मिथिकल और साथ ही साथ बाइबलिकल भी है। ठीक है दोस्तों, द वेस्ट विंड हैज़ पावर टू चेंज। ठीक है, वेस्ट विंड में चेंज करने की जो है पावर होती है, चेंज करने की। वो कहते हैं कि जो इमेजरी है वो साइंटिफिक, मिथिकल और बाइबलिकल भी है। ठीक है, और वेस्ट विंड में पावर है चेंज करने की। चेंज करने की पावर इसलिए है क्योंकि ये कहते हैं कि वेस्ट विंड जिस चीज़ को भी टच करती है उस चीज़ को चेंज कर देती है, चाहे वो पत्ती हो, चाहे बादल हो, चाहे कोई वेव हो। इट फीड्स द इम्पल्स ऑफ इज स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हर चीज़ पर अपनी ताकत दिखाती है और उसको बदलने की ताकत रखती है। देखिए, इसमें 5 स्टैंजा हैं, मैं आपको बता दूं। पांचों स्टैंजा जो है इसके, इनमें एक अलग अलग व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें क्या कहा गया है, उसमें बताया गया है आपको लैंड के बारे में। ठीक है, लैंड के बारे में बताया गया है। सेकेंड स्टैंजा में आपको एयर के बारे में बात करी जाएगी, वो हवाओं के पर क्या असर करती है वेस्ट विंड, इसके बारे में बताया जाएगा। थर्ड स्टैंजा में आपको बताया जाएगा वो उनके पानी पर क्या हरकत होती है। जो उसके थर्ड स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा में क्या बताया गया है कि जो वाटर है, ओशन है, उस पर वेस्ट विंड का क्या असर होता है। फोर्थ स्टैंजा में इन्होंने क्या किया है, अपनी और जो वेस्ट विंड है उसकी जो पर्सनैलिटी है उनको एक करके बताया कि किस तरह से वो एक है। और फिफ्थ स्टैंजा में इन्होंने क्या बताया कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो अब देर ना करते हुए हम अपनी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आपका उसका पूरा लाभ उठा सको। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं अपनी ट्रांसलेशन पर। ये फर्स्ट सेक्शन है ओड टू द वेस्ट विंड का। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, वेस्ट विंड को बताया गया है कि धरती पर उनकी क्या उपस्थिति से क्या असर होता है। साथ ही साथ वेस्ट विंड को एक मैजिशियन और एक वाइल्ड स्पिरिट भी इसमें कहा गया है। फर्स्ट सेक्शन में मैजिशियन एंड अ वाइल्ड स्पिरिट की तरह
उन्हें बताया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। इसमें कहा गया है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। देखिए पहली ही लाइन है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जंगली वेस्ट विंड कहा गया है, हवा को जंगली बताया गया। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है और इसमें पूरे में ही पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि इसे एक इमेज बताया गया है इसमें कि वो व्यक्ति की तरह बताया गया है। दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, ठीक है, ये दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग कि तुम क्या देती हो, सांस देती हो ऑटम की सांस हो तुम। ब्रेथ होता है सांस, ऑटम यानी पतझड़, कि तुम क्या हो, सांस हो ऑटम की। दाउ फ्रॉम वूज अनसीन प्रेजेंस द लीव डेड आर ड्राइवन। दाउ फ्रॉम वूज अनसीन प्रेजेंस द लीव डेड, कि तुम क्या हो, तुम्हारी उपस्थिति है कहाँ देखी जा सकती है, तुम अनसीन यानी अनदेखी, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, अनदेखी उपस्थिति कहाँ देखी जा सकती है, द लीव्स डेड आर ड्राइवन, कि जब तुम डेड लीव्स जो होती है, गिरी हुई पत्तियाँ होती है, जब उन्हें बहा कर ले जाती हो तो तुम्हारी जो अनसीन प्रेजेंस है, तुम्हारी अनदेखी उपस्थिति है, वहाँ पर देखी जा सकती है। लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लिंग, ठीक है। लाइक देखिए यहाँ लाइक घोस्ट कहा है, जैसे यानी घोस्ट की तरह, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच सिमली यूज़ हुई है, ठीक है। लाइक सिमली यहाँ पर जो लाइक घोस्ट है इसमें यहाँ सिमली यूज़ हुई है, फिगर ऑफ स्पीच। लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लिंग, कि जैसे घोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटर, एन्चांटर होता है जादूगर, ठीक है, फ्लिंग होता है भगा देते हैं, जैसे कि जो जादूगर होते हैं वो घोस्ट को भगा देते हैं, इसी तरह से घोस्ट को उड़ा कर ले जाते हैं। उसी तरह से तुम क्या करती हो, तुम्हारी भी उपस्थिति देखी जा सकती है डेड लीव्स को जब तुम उड़ा कर ले जाती हो, ठीक है दोस्तों। ये इसमें कहा गया है कि जो वेस्ट विंड तुम ओटम की सांस हो, और जो तुम्हारी अनसेन प्रेजेंस है, जो अनदेखी उपस्थिति है वो, तो जैसे कि घोस्ट को जो एन्चांटर्स है, जो जादूगर है, वो उड़ा कर ले जाते हैं, उसी तरह से तुम क्या करती हो, तुम भी डेड लीव्स को उड़ा कर ले जाती हो। उसके बाद में कहा है कि उसके ये जो लीव्स है वो कैसी हो जाती है, उनके बहुत ही डरे हुए रंग हो जाते हैं, जैसे येलो, ब्लैक, पेल, हेक्टिक रेड, पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड, कि येलो पीला एंड ब्लैक काला एंड पेल यानी क्या होगा, पेल यानी एक सूखा सा रंग, ठीक है, ये डर से पीला पड़ जाना पेल, एंड हेक्टिक रेड और गहरा थका हुआ लाल। पेस्टिलेंस होता है महामारी, स्टिकन होता है पीड़ित, मल्टीट्यूड्स यानी बहुत बड़ी संख्या में। तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में महामारी से ग्रसित जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित पत्तियां है, वो डर के मारे कैसी हो गई है, वो पीली पड़ गई है, काली पड़ गई है, और ऐसा लगता है कि उनका लाल सुर्ख रंग हो गया है, थका हुआ सा लाल रंग में हो गया है। तो वो क्या बता रहे हैं कि जब वेस्ट विंड आती है तो जो पत्तियां है वे पेड़ों पर से टूट कर गिर जाती है, वो डर के मारे गिर जाती है, जैसे कि उन्हें किसी बीमारी ने जकड़ लिया हो, जैसे कि वो किसी महामारी से पीड़ित हो गई हो बहुत बड़ी संख्या में, और उनके रंग कैसे हो जाते हैं, पीले, काले, थके हुए से या फिर गहरे लाल रंग में वो बदल जाती हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। ओ दाऊ, अरे तुम, हु कैरियोटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड, ठीक है, हु कैरियोटेस्ट टू देयर डार्क रिमेंड, और तुम उसे कहाँ ले जाती हो, जो कैरियोटेस्ट है, देखा कैरियोटेस्ट मतलब है कि जो तुम्हारा रथ है उन्हें अपने साथ उड़ा कर ले जाता है, कहाँ, डार्क विंट्री बेड पर, जो उनका डार्क विंट्री बेड है ना, जो उनकी गहरी सर्द ऋतु में उन्हें ले जाती हो और उनको उनके बेड पर डाल देते हो। यानी क्या कहा गया है कि यहाँ पर डार्क विंट्री बेड का मतलब है ग्रेव, जो पत्तियों की ग्रेव है, तुम उन्हें एक कब्र की तरह दफना देती हो, तुम उन्हें अपने रथ के साथ में बहा कर ले जाती हो और उन्हें गहरे सर्द बेड में जो है छुपा देती हो। किस लिए, द विंग्ड सीड, ताकि जब क्या हो कि जब स्प्रिंग सीज़न आए तो वो दोबारा जो शीड्स हैं उनको पंख लग जाए, यानी वो उगाए। द विंग्ड सीड, जो पंख वाली जो शीड्स है, बीज है, वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, ठीक है, वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, कि जहाँ वे लेटे हुए थे, कैसे, कोल्ड एंड लो में, ठंडी जगह पर वो लेटे हुए थे और बहुत ही निम्न जगह पर लेटे हुए थे। इच लाइक अ कॉर्प्स, देखिए यहाँ पर भी क्या किया गया है, इच लाइक अ कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है शव,
ठीक है, लास्ट जो होती है उसे कॉर्प्स कहते हैं। तो ईच लाइक का कॉर्प्स, ऐसा लग रहा था कि जो हर पत्ती जो है, हर बीज जो है, वहाँ पर जो विंग्ड बीज है वो एक लाश की तरह हो, विद इन इट्स ग्रेव, कि वो अपनी कब्र में एक लाश की तरह हो, जैसे कि कब्र में लाश लेटी हुई होती है, ऐसे ही जो ये विंग्ड सीड्स है, जो पंख वाली पत्तियां है, पंख वाली बीज से, यहाँ मतलब उनका ये है कि जब स्प्रिंग सीजन आएगी तो ये दोबारा एक पौधे में तब्दील हो जाएगी, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, विंग्ड सीड्स कहा गया है। तो इच लाइक अ कॉर्प्स में आपको फिर से दोबारा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगी, विद इन इट्स ग्रेव, कि जो विंग्ड शीट्स है वे ठंडी और निम्न जगह में ऐसे लेटी हुई थी जैसे कि कोई जो शव है वो अपनी ग्रेव में लेटा हुआ हो। अनटिल दाइन एज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो, अनटिल, और कब तक लेटी हुई थी, जब तक, दाइन तुम्हारी, एज्योर एक कलर होता है, ठीक है, एज्योर एक कलर होता है जैसे कि आकाश के समान नीला रंग, सिस्टर कि तुम्हारी बहन, आकाश से जैसे नीले, जो आकाश रूपी तुम्हारी ये बहन है, ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो, कि जब तक ये स्प्रिंग जो हवा है, जब तक ये वसंत ऋतु नहीं आ जाती तब तक जो तुम्हारी बहन है उसे संभाल कर अपने नीचे रखी हुई थी। जब तक स्प्रिंग सीज़न नहीं बहती, स्प्रिंग वसंत ऋतु जब तक नहीं आती, जब तक तुम लोग ये जो है संभाल कर रखे हुए थे, कहाँ, जैसे कि किसी कोल्ड और लो जगह में इनको रखी हुई थी, जैसे कि किसी को शव को उसी ग्रेव में रख दिया जाता है। हर क्लैरियन, ठीक है, हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, हर क्लैरियन, देखिए क्लैरियन होता है बिगुल, तुरई, जैसे कि जब कोई युद्ध छिड़ने वाला होता है तो सोल्जर्स को जगाया जाता है, एक बिगुल बजाया जाता है, जिससे कि जो सोल्जर्स होते हैं उनको अटेंड कहा जाता है कि तुम अब खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो उसी तरह की जो क्लैरियन है, उसी तरह की जो तुरही है, बिगुल है, बजाया जाता है ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, इस सोती हुई धरती के लिए, ठीक है, जो धरती पर सो रहे थे बीज, उनके लिए भी एक बिगुल बजा दिया जाता है। एंड फिल, बिगुल बजाने का मतलब होता है कि जब बसंत ऋतु आएगी तो वो क्या करेगी, वो बिगुल बजा देगी कि ये जो सोती हुई धरती है इसको जगा देगी कि तुम अब उठ जाओ, स्प्रिंग सीज़न आ गया है, ऑटम सीज़न चला गया है, तो तुम उठ जाओ। एंड फिल, और भर दो, क्या है, किससे भर दो, ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक द फ्लॉक्स टू फीट इन एयर, ठीक है, तो यहाँ भी लाइक द फ्लॉक्स, यानी फ्लॉक्स होता है जो भेड़ों का झुंड होता है, उसको फ्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सिमिली फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। ड्राइविंग स्वीट्स बर्ड्स, कि तुम भर दो इस जो पहाड़ियाँ हैं उनको, और जो मैदान है उनको भर दो, किससे, स्वीट बर्ड्स से, अपनी मधुर जो बर्ड्स है तुम्हारी, जो कलियाँ है तुम्हारी, उससे भर दो। लाइक फ्लॉक्स टू फीड द एयर, जैसे कि कोई जो गडरिया होता है वो मैदान हवा को भर देता है, किस चीज़ से, वो भर देता है, अपनी जो झुंड होते हैं उन्हें लेकर चलता है और वो मैदान को भर देता है। इसी तरह से तुम अपनी जो स्वीट बर्ड्स है, जो तुम्हारी कलियाँ है, स्वीट कलियाँ है, उनसे इस हवा को भर दो विद लिविंग ह्यूज, और इसे एक ऐसा जीवंत रंग दे दो, एंड ओडोर, और ऐसी ही प्यारी महक दे दो कि ये जो प्लान है और जो हिल है वो इस ओडोर से, यानी ओडोर होता है एक महक, ठीक है, ह्यू होता है रंग, ह्यू होता है रंग, ओडोर होता है महक, कि तुम क्या कर दो, इस सोती हुई धरती को उठा दो, बिगुल बजा दिया बजा दो। स्प्रिंग सीजन को कहते हैं कि अब बिगुल बजा दो और इस धरती को प्यारी कलियों से भर दो और इसे नए नए रंग दे दो, प्यारे रंग दे दो, सुंदर मधुर इसको रंग दे दो, एक महक दे दो, जिससे कि ये जो प्लेन है, जो मैदान है और हिल है, पहाड़ियाँ हैं, ये भर जाए इस तरह से जैसे कि किसी गडरिये ने मैदान को भर दिया हो अपने जो फ्लॉक्स होती है भेड़ों के झुंड से। अब इस फर्स्ट एक्शन के लास्ट में वो कहते हैं वाइल्ड स्पिरिट, कि तुम्हारी जो स्पिरिट है वो कैसी है। वाइल्ड वेस्ट विंड को कहते हैं कि तुम्हारी जो आत्मा है वो जंगली है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। वाइल्ड स्पिरिट, कि तुम्हारी आत्मा जंगली है। विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, कि तुम्हारी जो आर्ट है वो चारों तरफ है, ठीक है, तुम्हारी जो हवा है वो चारों तरफ बहती है। और कैसे बहती है, एक डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर,
ठीक है। और तुम क्या करती हो, तुम इन पत्तियों के लिए डिस्ट्रॉयर का भी काम करती हो और तुम इन्हें समेट कर जहाँ ले जाती हो, तो स्प्रिंग सीज़न आने पर तुम इन्हीं के लिए प्रिजर्वर का भी काम करती हो कि तुम इन्हें एक नई आत्मा भी दे देती हो, एक नई लाइफ भी दे देती हो। हियर ओ हियर। और अब वो उनको एड्रेस करता है हियर ओ हियर कि अरे वेस्ट विंड सुनो मेरी सुनो। ये इनका फर्स्ट सेक्शन था। अब चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन की ओर। सेकंड सेक्शन में कहते हैं दाऊ तुम ऑन वूज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन। ठीक है, ये सेकंड स्ट्रेंजा है। ये उन्होंने कहा है कि वेस्ट विंड का जो असर होता है वो हवा में कैसा होता है। इन्होंने जो वेस्ट विंड को कहा है कि हवा में इसका असर एक मैसेंजर की तरह होता है जो एयर में क्या लेकर आता है, लाइटिंग लेकर आता है, रेन लेकर आता है। ठीक है, हेल स्टॉर्म लेकर आता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि तूफान, हवा और बारिश का जो असर है वो हवा में देखने को मिलता है जब वेस्ट विंड आती है। दाउ ऑन वूज स्ट्रीम कि तुम जिसकी जलधारा मिड द स्टीप स्काइज कोमोशन। स्टीप होता है खड़ी, कोमोशन होता है हलचल। ठीक है, तो तुम क्या हो, तुम एक ऐसी जलधारा हो जिसको देखा जा सकता है खड़े, मतलब बीच में देखा जा सकता है, स्काई के बीच में जो खड़ा होता है भाग, उसके बीच तुम्हारी हलचल देखी जा सकती है। यानी जब आसमान की तरफ हम देखते हैं तो उसमें तुम्हारी हलचल देखने को मिल सकती है खड़े हुए हिस्से में, आसमान के खड़े हुए हिस्से में। कि तुम क्या करती हो, लूज क्लाउड्स, कि जो क्लाउड्स हैं उनको लूज कर देती हो। Thou on whose stream amid the steep sky's commotion, loose cloud like earth's decaying leaves are shed, shook from the tangle buff of heaven and ocean। देखिए यहाँ एक इमेज दिखाई गई है, एक ऐसे पेड़ की इमेज दिखाई गई है जिसकी जड़ें जो हैं, जड़ें कहाँ हैं, जड़ें तो उसकी ओशन में है, लेकिन जो उसका मतलब ऊंचाई है वो उसकी ऊंचाई कहाँ पर है, हेवन की तरफ है। जो स्काई है उसके बीच में भी वो हलचल कर रही है, इतना बड़े एक उसको एक पेड़ की तरह दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसकी जड़ें कहाँ है, ओशन में है, और जिसकी ब्रांचेस जो है वो फैली हुई है आसमान में, और इतनी ऊंचाई पर फैली हुई है स्काई में इतनी ऊंचाई तक फैली हुई है जैसे कि बादल जो है उसमें बीच में आ रहे हो। जो बादल है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी पत्तियाँ हो। इस तरह से उन्होंने बताया कि जो बादल है वो उसकी पत्तियों की तरह लग रहे हैं। दाउ ऑन वूज स्ट्रीम की जो तुम ऐसा हो जैसे कि उसकी जो जड़ है, उसकी जो ऊंचाई है वो कहाँ तक जा रही है, मिड द स्टीप स्काइज कोमोशन। उसकी जो जड़ ऊंचाई है वो कहाँ तक जा रही है, आसमान के बीच में भी हलचल पैदा कर रही है। ठीक है, आसमान के बीच में भी खड़ी हलचल पैदा कर रही है। लूज क्लाउड्स, और जो क्लाउड्स है उसको ऐसा ढीला कर देती है, उनको ऐसे हल्का कर देती है जैसे कि कोई पेड़ जब अपनी धरती पर पत्तियां गिरा देता है तो वो हल्का हो जाता है। शूक फ्रॉम द टेंगल बफ ऑफ हेवन एंड एशन। और क्या करी हो, तुम बिखेर देती हो, किसको, क्लाउड्स को बिखेर देती हो। जैसे कि कोई टेंगल्ड बफ होती है, टेंगल्ड होता है उलझी हुई, बफ होती है शाखाएं। जैसे कि आसमान में तुम्हारी जो शाखाएं हैं वो उलझी हुई हो, किस तरह से, जैसे कि बादल जो है उलझी हुई तुम्हारी शाखाएं हो, और जो तुम्हारी जड़ है वो कहाँ है, ओशन में हो। एंजल ऑफ रेन एंड लाइटिंग। अब वो कहते हैं कि तुम मैसेंजर हो, एंजल हो किस चीज़ के, तुम एंजल हो रेन के और लाइटिंग के। ठीक है, देवदूत हो तुम, किसके, कि जो बारिश लेकर आती हो और तुम बताती हो कि बिजली आ रही है, तो इस तरह की देवदूत हो। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्च। देखिए एयरी सर्च होता है द वेव्स ऑफ एयर, जो वेव्स होती है, जो हवा की हलचल होती है, धाराएं होती है, एक तरह से ये कहा जाए तो उसको बोलते हैं एयरी सर्च। ठीक है, ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्च, कि तुम बताती हो कि जो ब्लू सरफेस है, जो आसमान में है, आसमान में जब हम देखते हैं तो हम तुम्हारी जो वेव्स है उसको महसूस कर सकते हैं, वो चारों तरफ फैली हुई है। और किस तरह से फैली हुई है, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। ठीक है, लाइक द ब्राइट हेयर
अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जैसे कि सिर पर उगा हुआ कोई मतलब ब्राइट हेयर आपको अलग ही दिख जाता है, जैसे तुम इस तरह से आसमान में अलग ही नजर आ जाती हो। देखिए जब बादल छा जाते हैं चारों तरफ तो आपको देखने को मिलता होगा, जब घटा होती है तो आसमान में अलग से एक बीच में लाइन से खिंच जाती है ब्लैक कलर की, और आप दूर से देखकर बता सकते हो कि बरसात आने वाली है, लाइटिंग आने वाली है, या हेल स्टॉर्म होने वाला है, तूफान आने वाला है, ओले आने वाले हैं। तो इस तरह की जो है भविष्यवाणी एक तरह से करी जा सकती है। तो ये कहते हैं कि जब वेस्ट विंड आती है तो ये एक एंजल होती है, मैसेंजर होती है रेन और लाइटिंग की, और ये जो ब्लू सरफेस है उसके बीच में एक जो एयरी सर्ज बना लेती है, वेव्स ऑफ एयर बना लेती है, ठीक है, हवा की एक धारा बना लेती है इस तरह से, जैसे कि सिर में जैसे सिर में देखते हैं कि कोई चमकीले बालों की एक लेयर बना दी जाए, तो इस तरह से वो ऊपर उठे हुए बाल होंगे और उसमें जो है आप चमकीला रंग लगा दोगे तो वो दूर से देखने को पता चल जाते हैं। इसी तरह से क्या है, ये जो ब्लू सरफेस है, जो ये वेस्ट विंड का फैला हुआ हिस्सा है, वो हमें इसमें देखने को मिल जाता है। और ये कहते हैं कि वो चमकीला जो बाल है वो कहाँ है, ऑफ सम फियर्स मिनाट, ठीक है। जो मिनार्स है, फियर्स होता है क्रोध में, मिनट जो होती है वे एक फीमेल फॉलोवर है बैकस की, ठीक है, फीमेल फॉलोवर है बैकस की। बैकस जो थे वो गॉड ऑफ वाइन थे, तो ऐसा लगता था कि जो गॉड ऑफ वाइन है उनके जो पीछा कर रही हैं वे कुछ फीमेल फ्लावर होती थी उनकी, और जो बैकस है वो सारा दिन क्या था, एक नशे में रहते थे, इंटॉक्सिकेटेड रहते थे, और उनके साथ में जो उनकी लेडीज़ होती थी फॉलोवर वो भी वाइल्ड होती थी, इंटॉक्सिकेटेड फीमेल्स होती थी जो उनके साथ रहती थी। तो ऐसा लगता है कि जो वो अपलिफ्टेड हेयर है वो किसका हो, वो मिनट का हो, जो एक क्रोध में रहती है हमेशा। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, डिम होता है धीमा, वर्ज होता है कगार, ऑफ द होरिजन ऑफ टू द जिंथ हाइट, जिंथ हाइट होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई, कि जो स्काई है, जो आसमान है उसका सबसे ऊपर का, जैसे हम कहते हैं ना कि सातवें आसमान, तो इतने ऊपर की बात की गई है कि ऐसा लगता है कि ये जो हलचल है वो मिनट द्वारा बनाई गई हो, जो ये मैसेज जो है रेन का और लाइटिंग का वो किसके द्वारा आया हुआ हो, ये मिनट द्वारा लाया गया हो, क्योंकि वो क्या करती है, वो बहुत ही धीमे गति से, वो जो घटा है वो बहुत ही धीमे गति से जो वो स्ट्रोम है वो आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि वो आसमान के सातवीं मतलब आसमान के हाईएस्ट पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। जो होरिजन है, जो हम देखते हैं क्षितिज में, यानी जब हम देखते हैं आसमान के कोने से जो है वो जो हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो, इस तरह की जो हमें है आभास हो रहा है। वो कहते हैं द लुक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो। वो जो एक लुक्स है, जो वो घटा है, वो हमें इस तरह की दिखाई देती है। दाउ डर्स, डर्स होता है शोक गीत। अब ये एक अलग बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो कहते हैं शोक गीत के बारे में। अब वो बात करने वाले हैं डाइंग ईयर के बारे में, कि जो है मरने वाला साल है उसके बारे में वो बात करने वाले हैं। अब तक उन्होंने बताया था, इस सेकंड जो सेक्शन था इसमें उन्होंने बताया था कि जो घटा है, जो रेन है, लाइटिंग है, और जो ब्लू सरफेस है यानी आसमान पर जो फैले हुए ये वेव्स है एयर की, इन सब के बारे में उन्होंने बात की थी। साथ ही उन्होंने मिनट के बारे में बताया था, जो एक ग्रीक मिथोलॉजी से आई हुई एक फीमेल फॉलोवर है बैकस की। बैकस थे यहाँ पर गॉड ऑफ वाइन, ठीक है, ये ग्रीक गॉड ऑफ वाइन थे, तो इनके बारे में उन्होंने बताया। अब वो बात करने वाले हैं एक डाइंग ईयर की। वो कहते हैं दाउ डर्स, तुम शोक गीत हो, किसका, ऑफ द डाइंग ईयर, कि तुम मरने वाले इस साल का शोक गीत हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डम ऑफ वेस्ट स्क्लप्चर, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि तुम स्क्लप करो, ठीक है, किस चीज़ की, कि तुम स्क्लपर हो, एक स्मारक हो, वेस्ट स्मारक हो, विस्तृत स्मारक हो इस रात में, जो डमी बनाई जा रही है, जो कब्र बनाई जा रही है, उसका एक स्कल्पचर की तरह हो। वॉल्यूटेड ऑल विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट। वो कहते हैं यहाँ पर कि जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, वो क्लाउड्स है, वो सब मिलकर एक जो इस मरने वाले जो साल की स्मारक है, जो वेस्ट स्क्लपर है, उसका क्या करेंगे, एक स्मारक बनाएंगे, उसके एक कब्र बनाएंगे, उसकी कब्र के ऊपर एक स्मारक बनाएंगे। एंड वॉल्यूटेड, वॉल्यूटेड होता है समाहित कर देंगे, विथ ऑल दाई, कि तुम्हारी सभी कॉन्ग्रीगेटेड माइट,
कि तुम्हारी जितनी भी शक्तियाँ हैं उनको यहाँ पर वोल्टेड कर देंगे, समाहित कर देंगे। कैसे? क्योंकि जितने भी क्लाउड्स हैं अब वो एक इमेज बनाएंगे, जो वो विशाल स्मारक बनेगा, वेस्ट स्कल्पचर बनेगा, उसके ऊपर एक आर्क की इमेज बनाएंगे। ठीक है, जो आर्क है उसकी इमेज वो बनाने वाले हैं। देखिए, जब कोई कब्र बनती है तो उसके पीछे एक आर्क बनाया जाता है कि यहाँ पर कोई दफन है, ऐसा दिखाने के लिए। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि जो ये साल है वो बीतने वाला है, तो इसी तरह से इस साल की जो है एक स्मारक बनाई जाएगी। स्मारक ऐसी होगी कि जिसमें जो बादल है वो एक इमेज बनाएंगे, एक उभरी हुई इमेज बनाएंगे एक आर्क की, जिससे कि पता चले कि यहाँ पर जो है ये बीते हुए साल की कब्र है। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की है। फिर लास्ट में वो कहते हैं ऑफ वेपर्स। वो कहते हैं वो कैसी होगी, जो मतलब जो क्लाउड्स हैं वो जो कब्र के ऊपर आर्क बनाएंगे, रूफ बनाएंगे, छत बनाएंगे, वो कैसी होगी? ऑफ वेपर्स, धुंध की होगी। फ्रॉम वूज सॉलिड एटमोसफेयर को, जिसका जो सॉलिड एटमोसफेयर होगा, जो वातावरण होगा, वो किससे भर जाएगा? ब्लैक रेन से, काली बरसात से, एंड फायर, बिजली से, हेल, ओले से, विल ब्रस्ट, और फूट पड़ेगा। ठीक है, ओ हियर, कि तुम सुनो। मतलब ये क्या होने वाला है, जब ऑटम सीज़न ख़त्म होने वाला है तो वो बहुत ही दुखदाई सीज़न होने वाला है। क्योंकि जब कोई चीज़ गिरती है, अलग होती है, पेड़ों से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो चारों तरफ क्या है, उदासी छाई हुई है। तो कहते हैं कि ये जो साल ख़त्म होगा वो बहुत ही दुखद होगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे कि पिछले इस मरने वाले साल की कब्र बनाई जा रही हो, और जो ये एटमॉस्फेयर है वो इतना सॉलिड होगा। बादलों द्वारा एक धुंध भरी जो है एक रूफ बना दी जाएगी उसके कब्र के ऊपर, और जो ये मौसम है वो बदल जाएगा काली बरसात में, चारों तरफ बिजली चमकेगी, ओले पड़ेंगे। इस तरह से जो है वो गुस्सा जो है इस एटमॉस्फेयर का, ऑटम सीजन का, वो फूटेगा इस तरह से। अब वो लास्ट में फिर से वेस्ट विंड को एड्रेस करते हैं, ओ हियर, कि सुनो। तो इस बारे में वो कहते हैं। इसके 2 स्टेंजा हम यहाँ कवर कर चुके हैं, तीसरा स्टेंजा हम करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चीज़ को जो है ट्रांसलेशन को ध्यान से पढ़िए। एक एक वर्ड मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, आपके कुछ भी छूटने वाला नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए।